चलिए अब इसमें नेक्स्ट शुरू करते हैं एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हिंदी में भी उसको यही बोला जाता है एलाइलिक तथा बेंजाइलिक प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम ये समझ लें कि ये एलाइलिक कार्बन क्या होता है या फिर बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, ये हमें अच्छे से आना चाहिए। तो देखो जैसे यहाँ पर ये हमें एल्कीन दे रखा है, इस वाले केस में ये जो कार्बन है जिस पर डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन जिस कार्बन से अटैच्ड होगा, ये वाला कार्बन, इस कार्बन को कहा जाता है एलाइलिक कार्बन। ठीक है, और इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उनको कहते हैं एलाइलिक हाइड्रोजन। ठीक है, इसी प्रकार से अब मुझे देखो एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, इसमें ये कई सारे कार्बन हैं। जरा आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कौन सा कार्बन एलाइलिक कार्बन होगा। तो देखो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो जो डायरेक्टली जुड़ा होगा वही कार्बन एलाइलिक कार्बन होगा। तो यहां पर फिर से हम लिख सकते हैं दिस इज एलाइलिक कार्बन। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखो नंबर 3 की हम बात करें। नंबर 3 में यहाँ पर ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा कार्बन एलाइलिक कार्बन है। तो देखो ये डबल बॉन्ड के इधर कार्बन, डबल बॉन्ड के इधर कार्बन, अब ये कार्बन भी जिससे जुड़ा होगा उसको भी एलाइलिक कार्बन कहेंगे, और ये वाला डबल बॉन्ड इधर इससे जुड़ा हुआ है तो ये भी एलाइलिक कार्बन होगा। ठीक है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ के जो कार्बन होते हैं, जो डायरेक्टली जुड़े होते हैं, उन्हें ही हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। हाँ, अब ये दोनों एलाइलिक कार्बन हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। कैसे? ये वाला कार्बन का डिग्री क्या है, ये 1 डिग्री है, और ये वाला 3 डिग्री है। तो इसको मैं कहूंगा 1 डिग्री एलाइलिक कार्बन, और इसको हम कहेंगे 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन। याद रखिएगा, तो ये हुआ 3 डिग्री एलाइलिक और ये हो जाएगा 1 डिग्री एलाइलिक। ठीक है, अच्छा ऐसे अब यहां पर एक चक्रीय यौगिक दे रखा हो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, अब इसमें मतलब एलाइलिक कार्बन, तो यहां पर इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो कार्बन होगा ये एलाइलिक होगा, और इधर वाला में भी ये कार्बन एलाइलिक कार्बन होगा। ये कार्बन एलाइलिक नहीं होंगे, याद रखना, वो कार्बन जो डायरेक्टली डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हो वही एलाइलिक होगा। ठीक है, तो इसमें ये वाला 2 डिग्री एलाइलिक, ये भी 2 डिग्री एलाइलिक। चलो ठीक है, तो अगर कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, मतलब एल्कीन हो, तो एल्कीन के केस में हम बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में बेंजीन हो तो बेंजीन के केस में हम बोलेंगे इसको बेंजाइलिक कार्बन। तो बेंजीन से जुड़ने वाला डायरेक्टली जो कार्बन होगा, डायरेक्टली जो जुड़ा होगा, उसको बोला जाएगा। तो ये वाला जो कार्बन है इसको बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन। याद रखो इसको। ठीक है, इसी प्रकार से नंबर 6 में ये बेंजीन है, बेंजीन से 2 कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, तो इसमें ये बताना है कि डायरेक्टली बेंजीन से कौन जुड़ा हुआ है। तो इसमें डायरेक्टली बेंजीन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस वाले केस में ये वाला जो कार्बन होगा ये बेंजाइलिक कार्बन होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। तो आज के बाद जब कभी भी कहीं पर किसी भी यौगिक में बेंजीन हो या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो हमें एलाइलिक कार्बन और बेंजाइलिक कार्बन पता करना आना चाहिए। ठीक है, चलो अब इस पर बेस्ड रिएक्शन है क्या। रिएक्शन हमारी चल रही थी एलाइलिक एंड बेंजाइलिक प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया। तो देखो सबसे पहले हम बात करें हैलोजनीकरण की। हैलोजिनेशन क्या होता है? जब ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें एलाइलिक कार्बन भी हो और डबल बॉन्ड तो होगा ही, इसकी अभिक्रिया अगर हैलोजन से कराएं तो 2 कंडीशन है यहाँ पर, याद रखना ये दोनों कंडीशन। अगर क्लोरीन की अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में कराएं या फिर इसी की अभिक्रिया उच्च ताप पे कराएं तो क्या होता है। तो देखो अगर क्लोरीन की अभिक्रिया रूम टेम्परेचर पर CCl4 के प्रेजेंस में कराएं तो इस केस में यहां पर उत्पाद बनता है इस प्रकार का, यहां पर Cl और यहां पर Cl। ये जो अभिक्रिया होती है ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें ही योगात्मक अभिक्रिया होती है। ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं आया है, मतलब हमने इसको पढ़ा नहीं है,
ये आगे जो चैप्टर आएगा उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो बस मैं खाली तुमको एक कंपैरिजन बता रहा हूं कि ये ऐसा लिखा हो और ऐसा लिखा हो तो क्या फर्क है। तो इसमें तो अगर क्लोरीन के साथ CCl4 है, लो टेम्परेचर है, तो उस केस में तो यहाँ पर पाई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड के दोनों कार्बन पर क्लोरीन का एडिशन हो जाता है और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अभी हमें इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसको तो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर आओ। यदि इसी हाइड्रोजन की अभिक्रिया उच्च ताप पे कराएं तब यौगिक बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl और साथ में बनता है HCl और इस यौगिक का नाम होता है एलाइल क्लोराइड। इसी से ये नाम आया है। तो क्लोरीन से जुड़ने वाला ये समूह क्या होता है? एलाइल, तो इसलिए नाम हो गया इसका एलाइल क्लोराइड। तो ये जो अभिक्रिया होती है ये इसी को बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब क्लोरीन परमाणु ने एलाइलिक कार्बन के, ये एलाइलिक कार्बन है, इस एलाइलिक कार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके खुद आया, तो इसलिए इसको कहा जाता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये अभिक्रिया मुक्त मूलक किस प्रकार की होती है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया होती है ये वाली, याद रखना। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब मुक्त मूलक प्रतिस्थापनी अभिक्रिया, इसको हम बोलते हैं। अब इसका हम मैकेनिज्म समझेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। तो देखो मैकेनिज्म क्या होगा, देखो क्या होगा। सबसे पहले क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, इस टेम्परेचर पर क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे बीच में से टूट जाएगा, समांश विखंडन होगा। समांश विखंडन होगा तो इसके दो क्लोरीन मुक्त मूलक बनेंगे। फिर ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक होंगे, अब ये यहां पर क्या करेगा, देखो क्या मैं इस प्रोपीन को ऐसे लिख सकता हूं? तो यहां पर अब इस क्लोरीन मुक्त मूलक का अटैक होगा और इस मुक्त मूलक की उपस्थिति में यहां पर इस वाले बॉन्ड का समांश विखंडन होगा। अब आप ये सोचेंगे कि ये वाला बॉन्ड ही क्यों टूटा, ये क्यों नहीं टूटा, ये पाई बॉन्ड क्यों नहीं टूटा? बिकॉज पाई बॉन्ड तो सबसे वीक बॉन्ड होता है, तो ये बॉन्ड पहले टूटना चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे कि यही बॉन्ड क्यों टूटा। चलो पहले हम ये देखें कि ये वाला बॉन्ड टूट गया तो बना कौन? बना C डॉट और H डॉट, और हमको पता है H डॉट हाईली अनस्टेबल होता है, तो जो अनस्टेबल होगा वही क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। तो ये H डॉट टूट कर Cl डॉट से बॉन्ड बना लेता है, ये इससे बना और बनता यहां पर कौन है? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट। इसमें बनता है एलिल मुक्त मूलक और चूंकि ये एलिल बन रहा है, ये रेजोनेंस शो करता है, इसलिए स्टेबल होता है। तो यही रीजन है उच्च ताप की उपस्थिति में एलाइलिक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड टूटता है, क्योंकि बनने वाला मुक्त मूलक स्टेबल होता है रेजोनेंस के कारण। ठीक है, अब ये जो एलाइलिक रेडिकल होगा, अब ये क्या करेगा, अब ये यहां पर जो क्लोरीन का फ्रेश मॉलिक्यूल होगा, जो फ्रेश मॉलिक्यूल होगा उस पर अटैक करेगा और उस पर अटैक करके यहां पर ये बना देगा CH2CH CH2Cl और कौन फ्री हो जाएगा? Cl डॉट। अब ये जो Cl डॉट बना है, अब ये क्या करेगा? अब ये इस पर अटैक करेगा। तो तुम्हें याद है ऐसा रिएक्शन हमने पढ़ा था, फोटो हेलोजिनेशन। तो ये स्टेप क्या हुआ? ये तो श्रृंखला प्रारंभ पद हुआ और ये क्या हुआ? श्रृंखला संचरण पद हुआ। तो बस ये चलता रहेगा चलता रहेगा, कब तक? जब तक कि ये सारे मॉलिक्यूल इसके साथ अभिक्रिया ना कर ले। तो इसी प्रकार की अभिक्रिया में देखो आप, इस एलाइलिक H को हटाकर Cl आया, किस पोजीशन पर आया? एलाइलिक कार्बन पर आया। कैसे आया? प्रतिस्थापन करके आया, इसीलिए इसको नाम क्या दिया? एलाइलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसी प्रकार से देखो यहां पे अगर बेंजीन पर एक CH3 लगाते हैं तो इस यौगिक का नाम होता है, तुम्हें सबको पता होगा, इसका नाम होता है टोल्यूइन। अगर इसकी अभिक्रिया भी क्लोरीन के साथ करें वही हाई टेम्परेचर पर, तो अब इस केस में मुक्त मूलक कहां स्टेबल होगा?
तो इसमें मुक्त मूलक इस वाले कार्बन पर स्टेबल होता है क्योंकि ये डॉट बेंजीन के साथ रेजोनेंस शो करेगा। तो बस अब इस केस में क्लोरीन बेंजाइलिक कार्बन पर अटैक करके एक H को यहां से प्रतिस्थापित कर देता है, ये याद रखना, ठीक है। तो इस केस में ये हम इसमें कहेंगे, याद रखो कि एक H हटकर यहाँ पर एक Cl आएगा। अगर इस अभिक्रिया को और आगे बढ़ाते चले जाए, वापस से क्लोरीन से अभिक्रिया करा दें, तो क्या होगा, एक और H हट जाएगा, फिर रिएक्शन करा दो, फिर एक और H हटकर Cl, कहने का मतलब एक एक Cl बढ़ते चले जाएंगे। तो जरूरत पड़ने पर हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ पहली अभिक्रिया, एलाइलिक प्रतिस्थापन की ये पहली अभिक्रिया, हैलोजनीकरण, मतलब डायरेक्टली हैलोजन के साथ अभिक्रिया करना। और इस प्रकार की अभिक्रिया करने का एक और रिएक्शन होता है, सेकेंड नंबर होता है, दैट इज रिएक्शन विद NBS। तो NBS के द्वारा भी हम एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक प्रतिस्थापन कर सकते हैं। चलो ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर सेकेंड नंबर रिएक्शन, रिएक्शन विद NBS। चलिए ये देखिए नेक्स्ट सेकेंड टाइप का रिएक्शन, रिएक्शन विद NBS। तो सबसे पहले हम बात करें कि NBS होता क्या है। तो देखो इस केस में यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें पता है कि इस प्रकार का यौगिक हो CH2COOH CH2COOH, इसका नाम होता है सक्सेनिक एसिड। अब COOH को हटाकर हम यहाँ पर ऐसे NH लगा रहे हैं तो इसका नाम होता है सक्सिन इमाइड। मतलब ये वाला जो वर्ड है ये कहां से आया, ये यहां से आया सक्सेनिक से। तो इसमें तो एक एसिड था, इसमें क्या लगा दिया, इमाइड। अब ये इमाइड है, इसको याद रखना, अगर CO के एक तरफ NH हो, CO के एक तरफ NH हो तो इसको कहा जाता है अमाइड, AMIDE, अमाइड। लेकिन CO के यहां पर NH हो और इसके इधर भी CO है तो इसको कहा जाता है इमाइड, ये याद रखना, अमाइड एंड इमाइड। तो यहां पर देखो NH के दोनों तरफ CO है तो ये इमाइड होगा, सक्सिन इमाइड। और अगर इस H को हटाकर Br लगा दिया जाए तो इसको बोलते हैं N-ब्रोमोसक्सिन इमाइड, और शॉर्ट में इसको कहा जाता है NBS, ठीक है। अगर ब्रोमीन की जगह क्लोरीन लगा दे तो बोला जाएगा N-क्लोरोसक्सिन एमाइड, तो B की जगह क्या आ जाएगा, C, N-क्लोरोसक्सिन एमाइड। तो NBS लिखा है तो N-ब्रोमो, और NCS लिखा है तो N-क्लोरोसक्सिन एमाइड की हम बात करेंगे। चलो ठीक है, एक तो ये बात हुई। अब इनकी अभिक्रियाएं होती क्या है, कैसे होती, देखो यहां पर, चलो ठीक है, यहां पर हम लेते हैं, ये लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अगर इसकी अभिक्रिया NBS से कराएं तो उस केस में क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस पर आ जाता है Br। यही रिएक्शन है, मतलब एलाइलिक कार्बन जो होता है उस एलाइलिक कार्बन पर एक ब्रोमीन एटम जुड़ जाता है। चूंकि यहां पर पहले 3 H थे, अब यहां पर 2 H रहे, एक H रिप्लेस हो गया ब्रोमीन से, इसलिए इसको हम प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। और ये अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया ही होती है, याद रखना। ये मैं ले सकता हूं, इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी याद रखना, ठीक है। चलो ठीक, अब इसके हम मैकेनिज्म की बात करें। देखो मैकेनिज्म क्या लेंगे, तो इसमें देखो जब NBS की अभिक्रिया करते हैं तो ट्रेसेस के रूप में ब्रोमीन लेते हैं, ये लिखा Br, ठीक है। मतलब कुछ कैटालिटिक अमाउंट में NBS के साथ ब्रोमीन मिक्स करते हैं, लिखा हुआ नहीं होता है, ब्रोमीन लिखा हुआ नहीं होता है, खाली NBS लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन ये हमें याद होना चाहिए कि NBS के साथ कुछ मात्रा में ब्रोमीन भी लेकर चलते हैं। तो क्या होगा, जब ब्रोमीन के साथ टेम्परेचर दिया जाएगा तो क्या होगा, यहां से समांश विखंडन होगा। समांश विखंडन होगा तो यहां से बनेगा कौन, यहां से बनेगा 2Br डॉट, ये बना Br डॉट। अब इस Br डॉट, ये जो Br डॉट बनेगा, अब ये किस पर अटैक करेगा, देखो अब ये अटैक करेगा यहां पर एल्कीन के
एलाइलिक कार्बन पर। किस प्रकार से? ये लिखा Br डॉट। तो देखो Br डॉट की उपस्थिति में यहां पर एलाइलिक कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा इसका समांश विखंडन होगा। और हमको पता है ये समांश विखंडन होता है तो बनेगा क्या क्या? एक तो बनेगा C डॉट, एक बनेगा H डॉट। और पहले भी कई बार कह चुका हूं कि C डॉट और H डॉट में H डॉट अत्यधिक अस्थायी होता है और जो अस्थायी होगा वही इससे बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पे बनता है, पहले तो एक बनेगा HBr और साथ में बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 डॉट, एलाइड मुक्त मूलक। अब देखो ये जो हम लेते हैं यहां पर NBS, ये हमने इसको ऐसे लिखा C डबल बॉन्ड O Br। ये जो HBr यहां पे बनता है, ये HBr यहां से इस बॉन्ड को तोड़ता है तो ये Br और ये Br मिलकर क्या बनाते हैं? Br2। और ये H कहां चला जाता है? N के पास। तो इसमें कंपाउंड बनता है C डबल बॉन्ड O, N से जुड़ जाता है H और यहां पे बनता है ब्रोमीन मॉलिक्यूल। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करिए। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा तो कहने का मतलब ये जो अभिक्रिया होती है इससे धीरे धीरे HBr बनता रहता है और ये HBr NBS से अभिक्रिया करके एक तो बना देता है सक्सिन इमाइड, प्लस धीरे धीरे ये ब्रोमीन बनाता रहता है। और जैसे ही अब ये ब्रोमीन बनेगा, अब इस ब्रोमीन का टेक कौन करता है? ये अलाइड फ्री रेडिकल। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 डॉट, ये अटैक करता है किस पर? ब्रोमीन मॉलिक्यूल पर। तो जब ये इस पर अटैक करेगा तो बताओ क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br प्लस फ्री कौन होता है? Br डॉट। आई बात समझ? तो कहने का मतलब कुल मिलाकर हुआ क्या? एलाइलिक पोजीशन पर किसका अटैक हुआ? ब्रोमीन का। अब यहां पर कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि आखिर में इससे अभिक्रिया ब्रोमीन की ही हुई तो फिर सीधी ब्रोमीन से ही अभिक्रिया क्यों नहीं करवा दी? क्यों फिर हमने यहाँ पर NBS लिया? तो तुम्हें याद होगा इसके पहले हमने जो रिएक्शन करवाई थी क्लोरीन के साथ, वो उच्च ताप की उपस्थिति में कराई थी। अगर रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया करवाएं क्लोरीन का या ब्रोमीन का रूम टेम्परेचर पर, तो फिर इसकी रिएक्शन एलाइलिक कार्बन पर ना होकर डबल बॉन्ड पर हो जाती है और एक योगात्मक अभिक्रिया शो हो जाती है, मतलब योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो एलाइलिक प्रतिस्थापन करने के लिए यहां पर हम NBS को काम में लेते हैं। तो तुम्हें याद रखना है जब कभी भी कहीं पर भी किसी भी रिएक्शन में अगर NBS लिखा हुआ हो तो आपको या तो एलाइलिक प्रतिस्थापन करना है या फिर बेंजाइलिक प्रतिस्थापन करना है। तो अगर एल्कीन वगैरह दे रखा हो तो एलाइलिक प्रतिस्थापन करेंगे, और अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दे रखा हो, जैसे यहां पर ये दे रखा हो, यहां पर NBS दे रखा हो, तो बताइए इस केस में अब उत्पाद क्या बनेगा? तो बस बेंजाइलिक कार्बन पर एक Br लगा देंगे। इसी प्रकार से अगर यहां पर CH2 और CH3 दे रखा हो तो बताइए अब इस केस में किस कार्बन पर ब्रोमीन का अटैक होगा? अच्छा, इसमें इस पर क्यों हुआ? क्योंकि जैसे यहां पर एलाइलिक कार्बन पर मुक्त मूलक बना था, इसमें बेंजाइलिक कार्बन पर मुक्त मूलक बनेगा और वो मुक्त मूलक स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा? बेंजीन के साथ रेजोनेंस शो करेगा, इसलिए Br इस कार्बन पर अटैक करता है। इस वाले केस में देखो, अब इसमें ये वाला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, तो मुक्त मूलक यहां स्टेबल बनेगा कि यहां स्टेबल बनेगा? तो डेफिनेटली इस कार्बन पर बनने वाला मुक्त मूलक स्थायी होगा। क्यों होगा स्थायी?
क्योंकि वो मुक्त मूलक इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस शो करेगा। तो अल्टीमेटली इस केस में यहां पर हम कहेंगे कि बनने वाला जो यौगिक होगा वो CH3 इस पर आ जाएगा Br। और भी जब कभी भी कहीं पर किसी यौगिक में अभिक्रिया के दौरान उत्पाद में अगर केरियल कार्बन बन रहा है तो फिर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात साथ में जरूर करेंगे। तो देखो इस वाले केस में ये वाला कार्बन केरियल कार्बन है, तो केरियल कार्बन है और ये केरियल कार्बन पहले से फिक्स था या अभिक्रिया के दौरान बना है। तो आपने देखा ये अभिक्रिया के दौरान अभी बना है, तो फिर हम इसके दो आइसोमर्स लेंगे, एक तो ये खुद और एक इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो क्या करेंगे, यहां हम ब्रैकेट में लिख देंगे R+S, मतलब बनने वाला यौगिक रैसेमिक मिक्सचर होगा, याद रखो। इसी प्रकार से अगर तुम्हें ऐसे दे दिया जाए, यहां पर ये बेंजीन दिया जाए और इधर यहां पर एक रिंग ऐसे बना दी जाए, यहां पर ये हमने लिखा NBS, यहां पर भी लिखा NBS। अब आपसे कहा जाए बताइए इसमें मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, तो देखो बेंजीन है तो बेंजीन में बेंजाइलिक कार्बन होंगे। कौन से बेंजाइलिक कार्बन होंगे, एक तो ये वाला कार्बन बेंजाइलिक होगा, एक इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन बेंजाइलिक होगा और एक इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन बेंजाइलिक होगा। तो यहाँ पर 3 कार्बन बेंजाइलिक आ रहे हैं। अब ये तीनों में क्या समानता, क्या डिफरेंट, तो ये वाला 2 डिग्री बेंजाइलिक, ये भी 2 डिग्री बेंजाइलिक और ये वाला 3 डिग्री बेंजाइलिक। बताइए कौन सा वाला मुक्त मूलक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो डेफिनेटली 3 डिग्री वाला मूलक ज्यादा स्थायी होता है। तो इस केस में जो उत्पाद बनेगा मुख्य रूप से वो होगा इस प्रकार का, यहां पर Br आ जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ कि कौन से अभिक्रिया दे रखी है, क्या उत्पाद बनाना है। बट इस रिएक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, वो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन होता है। अब वो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे सोल्व करेंगे, चलिए अब हम इसके बाद उसी को डिस्कस करते हैं। चलिए ये देखिए, अब हमें यहाँ पर ये 2 यौगिक दे रखे हैं और हमसे ये कहा गया है कि इसमें कुल कितने उत्पाद बनेंगे। अब अगर कुल पूछा है तो जितने भी संभव यौगिक होंगे हम उन सबको कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे, यहां पर ठीक से देखो, तुम्हें सबसे पहले दे रखा है इसमें सिस ट्यूब्यूटी, तो यहां पर इसका विन्यास अभी क्या लिखा हुआ है, सिस है। चलिए NBS में क्या होगा, ट्रिक क्या है, एलाइलिक कार्बन पर क्या बनेगा, पहले मुक्त मूलक बनेगा। तो सबसे पहले क्या करें, एलाइलिक कार्बन पर हम मुक्त मूलक बनाएं, ठीक है, ये हमने बना दिया। अब इस पर बनाए तो इस पर भी तो मूलक बन सकता है, तो इधर बनाए या इधर बनाए, दोनों केस एक समान होंगे, ठीक है। चलिए यहां पर हमने ये मुक्त मूलक बना दिया मुक्त मूलक। अब ये मुक्त मूलक इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो करेगा, रेजोनेंस करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा, तो नेक्स्ट RS क्या बनेगा, नेक्स्ट RS बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2, ये डॉट बना, ठीक है। इससे रेजोनेंस होकर ये बना, तो ये भी तो वापस रेजोनेंस करेगा। अब जब ये रेजोनेंस करेगा तो वापस क्या होगा, ये पाई बॉन्ड वापस यहां पर आएगा, ठीक है, और ये डॉट वापस यहां चला जाएगा। तो जब ये पाई बॉन्ड फिर से बीच में आएगा और बीच में आएगा तो वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, तो सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। तो सिस तो ऑलरेडी बना रखा है, अब हम क्या करें, एक इसका ट्रांस भी बना दें। तो ट्रांस यहां पर कैसे बनेगा, CH डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट। तो अब देखो इसमें कुल कितने प्रकार के मुक्त मूलक बने, तो कुल आप देखें तो 3 प्रकार के बन रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। बस अब इन सब पर अगर हम हेलोजन लगाएं तो बताइए, इस केस में जब यहां पर हेलोजन लगा देंगे, हेलोजन अब कौन आएगा, यहां पर Br आएगा, एक ये बनेगा, ठीक है। इस वाले पर मैं अगर एक Br लगा दूं अब, तो जैसे ही इस पर Br आएगा ये कार्बन यहाँ पर केरियल कार्बन हो जाएगा। जैसे ही केरियल कार्बन होगा तो मैं ये तो लूंगा ही लूंगा, एक इसका मिरर इमेज भी लूंगा, तो लिख दिया मैंने R+S, और एक में यहां पर भी Br आ जाएगा। तो देखो ये वाला और ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे की ज्योमेट्रिकल आइसोमर हुए। तो 2 तो ये बने और 2 ये बने, तो टोटल
जो प्रोडक्ट यहाँ पर होंगे वो कितने बनेंगे, 4, याद रखो। और ये क्वेश्चन मैं तुमको पहले भी बता चुका हूं, ऐसा देखना उसमें, ठीक है। अब ये वाला केस देखो, ये दे रखा है एनबीएस से भी क्रिया करवानी है और ये पूछा गया बताइए कुल उत्पादों की संख्या। तो सबसे पहले जब एनबीएस की अभिक्रिया करेंगे तो हम क्या करेंगे, मुक्त मूलक बनाएंगे। और मुक्त मूलक कौन सा बनाएंगे, एल्कीन दे रखा है तो एलाइलिक मुक्त मूलक। तो इसमें बताइए एलाइलिक कार्बन कौन कौन सा है, ये वाला कार्बन, इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन एलाइलिक है, तो ये भी तो कार्बन एलाइलिक है। अच्छा, दोनों कार्बन एलाइलिक एक समान या अलग अलग, तो ये तो अलग अलग है। ये 3 डिग्री एलाइलिक है तो ये 2 डिग्री एलाइलिक है। तो क्या करेंगे, जितने अलग अलग प्रकार के एलाइलिक मूलक पॉसिबल हैं वो सब हम बनाएंगे। तो यहां पर एक तो ये बना दिया, मूलक बना दिया, और एक मूलक मैं इसी के नीचे यहां पे बना रहा हूं, ये मैंने इसको इसी फॉर्म में ऐसे रखा अबाउट, और यहां पे डॉट बना दिया। अब आप सोचेंगे कि यहां पर तो CH3 को मैंने अबाउ लिखा है, यहां CH3 को मैंने अबाउ नहीं लिखा, यहां तो मैंने प्लेन में लिख दिया। क्यों भाई, जब इस कार्बन पे हम मुक्त मूलक बनाएंगे तो मूलक बनने से क्या होगा, संकरण भी तो बदलेगा। अभी ये कार्बन कैसा है, sp3 है, और sp3 है तो हमें CH3 अबाउ दे रखा है, तो ये अबाउ फॉर्म में लॉक है। लेकिन जब यहां मूलक बना देंगे तो अब इस कार्बन का संकरण sp2 हो जाएगा, और जैसे ही संकरण sp2 होगा अब ये CH3 अबाउ से कहां जाएगा, प्लेन में आ जाएगा। लेकिन जब यहां पे मूलक बनाया, यहां मूलक बनाया, तब उस वक्त इस कार्बन का तो कोई रोल है ही नहीं, तो ये अबाउ की फॉर्म में लॉक है, तो अबाउ की फॉर्म में ही लॉक रहेगा। तो यहां डॉट बनाया है तो ये अबाउ है और अबाउ ही रहेगा। ठीक है, ये भी बना दिया, ये भी बना दिया। अब जरा देखो, क्या ये वाला मुक्त मूलक अनुनाद शो करेगा, क्या करेगा, एलाइलिक है तो अनुनाद तो होगा। तो ये पाई बॉन्ड जब इसके साथ अनुनाद शो करेगा तो ये डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, CH3 प्लेन का प्लेन में, और डॉट यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखो इसमें रेजोनेंस होगा, कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा और ये डॉट यहां पर चला जाएगा। ठीक है, ये CH3 को हमने यहां पर ऐसे रखा, डबल बॉन्ड को यहां बना दिया, यहां पे डॉट आ गया। बताइए कुल मूलक कितने बने, 1 2 3 4। सोच कर देखो क्या कोई ऐसा है जो एक समान हो, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो रिपीट हो रहे हो। तो यहां पर हमने देखा इस पर कोई रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये सब होने के बाद अब इसमें हमें ब्रोमीन को जोड़ना है। तो देखो अब ब्रोमीन कहां पर आएगा, डॉट पर आएगा। तो ये कार्बन का संकरण sp2 है, CH3 कहां पर होगा, प्लेन में होगा। तो जब इस पर ब्रोमीन का अटैक हो जाएगा तो ये कार्बन sp2 से वापस sp3 बनेगा। sp3 का मतलब ब्रोमीन या तो अबव होगा या बिलो होगा। तो इसके दोनों केस बनेंगे। कौन कौन से केस बनेंगे बताओ। अब मैं इन सभी पर ब्रोमीन को लगाऊं तो देखो क्या बनेगा बताओ। ये मैंने यहां पे लिखा डबल बॉन्ड, तो यहां पर CH3 और ये होगा Br। तो एक बार Br अबव, एक बार Br बिलो। तो 2 केस मुझे यहां से मिले। फिर इस वाले केस में यहां पर मैं Br लगाऊंगा तो यहां पर भी आने वाला Br या तो अबव होगा, ये डबल बॉन्ड यहां पे, तो यहां पर भी Br या तो अबव या फिर बिलो। 2 केस बनेंगे, तो 2 केस मुझे यहां से मिलेंगे। फिर अब मैं यहां पर Br लगाऊं तो यहां पर भी Br या तो अबव आएगा या बिलो आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी ये मैंने बना दिया, CH3 लॉक है, ये डबल बॉन्ड है, तो यहां पर भी Br अबव होगा और बिलो होगा। अब ये किरेल कार्बन है लेकिन इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये CH3 यहां पर अबव की फॉर्म में लॉक है, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बस यहां पर एक बार Br अबव, एक बार Br बिलो। तो 2 केस हमें यहां पर इसके भी मिले और लास्ट में यहां पर भी Br आएगा, एक बार अबव और एक बार बिलो। तो ये यहां पे CH3 तो रहेगा अबव का अबव, यहां पर Br को अबव भी मानेंगे और बिलो भी मानेंगे। तो 2 केस हमें यहां से भी मिलेंगे। तो कुल उत्पादों की संख्या इसमें हो जाएंगी 8। तो इस प्रकार के तुम्हें अगर क्वेश्चन मिले तो तुम्हें इस प्रकार से उसको सॉल्व
करना पड़ेगा। क्या करेंगे? सबसे पहले जो यौगिक दे रखा है एलाइलिक कार्बन पर मुक्त मूलक बनाएंगे, सभी संभव मुक्त मूलक बनाओ। मुक्त मूलक बनाने के बाद फिर उनकी अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे। अनुनादी संरचनाएं बना के बाद ये देखो कि क्या कोई ऐसी है जो एक समान हो। अगर एक समान है तो एक को ले लो, दूसरे को हटा दो। लेकिन अगर सभी अलग अलग हैं तो सभी को लेकर अब सब पे ब्रोमीन लगा के देखो। अब ब्रोमीन लगा के देखो कितने अलग अलग केसेस बन रहे हैं। इस प्रकार से कुल उत्पादों की संख्या हम बता सकते हैं। चलो, तो इसी के साथ ये जो पार्ट था एलाइलिक एंड बेंजाइलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का वो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद एल्केनों की कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें भी कार्बन मुक्त मूलक बनता है मध्यवर्ती के रूप में। तो अब हम इसके बाद उन्हीं की बात करेंगे और जैसे वो रिएक्शन होगी तो एल्केन का जो केमिकल रिएक्शंस वाला पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब इसमें नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग लेते हैं नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, एल्केनों का नाइट्रीकरण। तो देखिए, अभी तक हमने जो रिएक्शंस पढ़ी थी वो फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन हो चुका था, ठीक है। उसके बाद तुम्हें याद होगा हमने एलाइलिक एंड बेंजाइलिक प्रतिस्थापनी अभिक्रियाएं पढ़ी थी जिसमें हमने हेलोजन के साथ अभिक्रियाएं कराई थी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमने उसमें पढ़ी थी वो थी रिएक्शन विद एनबीएस। तो एनबीएस वाली रिएक्शन तुम्हें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन से उस पर से क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। चलिए, अब इसमें नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। तो देखिए ये अभिक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले यहाँ पर कंपाउंड लेते हैं हम RH। RH का मतलब क्या हुआ? एल्केन। जब एल्केन की अभिक्रिया कंसंट्रेट HNO3 से करते हैं, कंसंट्रेट का मतलब क्या? सांद्र HNO3 के साथ करते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब उच्च ताप पर। तो इस केस में यहाँ पे कंपाउंड बनता है RNO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन होती कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा? देखो, सिंपल सा मैकेनिज्म है, कोई बहुत ज्यादा खास वो नहीं है। तो यहां पर OHN डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड HNO3 का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है। अब इस केस में देखो उच्च ताप पर क्या होगा। अच्छा, याद रखिएगा ये जो अभिक्रिया होती है ये वेपर फेज में होती है, ये याद रखना, मतलब हाई टेम्परेचर पर होती है। तो इस केस में यहां पर जितने भी बॉन्ड हैं उसमें यही वाला बॉन्ड ऐसा है जिसमें इनकी विद्युत ऋणताओं का अंतर कम होता है। तो इस केस में क्या होगा? विद्युत ऋणताओं का अंतर कम होगा तो यहां से इस वाले बॉन्ड का क्या होगा? समांश विखंडन होगा। समांश विखंडन होगा तो बनेगा यहां पर HO डॉट प्लस NO2 डॉट, ठीक है। अब देखो N के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, ज्यादा होगी तो इस पर जो मुक्त मूलक होता है वो अस्थायी होगा। तो जो अस्थायी होगा उसकी क्रिया पहले होगी। तो यहां पर क्या होगा? ये जो RH होगा इस पर पहले अटैक होगा OH डॉट का। फिर से कह रहा हूं, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है तो इस पर जो मूलक बनेगा, मुक्त मूलक होगा, वो अस्थायी होगा, इसलिए ये RH पर अटैक करेगा। और जब ये इस पर अटैक करेगा तो यहां से R और H के बीच का जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड का समांश विखंडन होगा। समांश विखंडन होगा तो बनेगा R डॉट एंड H डॉट। और पहले भी कह चुका हूं कि H डॉट जो होता है वो अस्थायी होता है तो वो इसके साथ अभिक्रिया करके बना देता है HOH, वाटर बनता है और साथ में बनता है एल्किल मुक्त मूलक। और बाद में फिर ये जो एल्किल मुक्त मूलक होता है ये NO2 मूलक के साथ अभिक्रिया करके RNO2 बना देता है। तो कुल मिलाकर इस केस में जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद होता है नाइट्रो एल्केन, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहां पर ले सकते हैं। देखो कौन सा एग्जांपल, जैसे अगर मीथेन की अभिक्रिया हम। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले
वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। सांद्र HNO3 से करें, टेम्परेचर लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड इस पर लेते हैं, तो यहां पर इस केस में कंपाउंड बनेगा CH3 से अटैच्ड होगा NO2 प्लस साथ में बनता है वाटर। तो इस केस में तो कंपाउंड बनेगा नाइट्रोमीथेन। इसमें ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो सकती है, याद रखना इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म मैंने लिखाया है ये इतना यूजफुल नहीं है, बस एक बार देख लेना, बाकी और इसमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। यहां पर एग्जांपल इंपॉर्टेंट ये वाला हो सकता है, CH3 CH2 CH3 की अभिक्रिया अगर सांद्र HNO3 से करते हैं वही उच्च ताप पर, तो जैसा मैंने भी तुमसे कहा था कि ये जो अभिक्रिया होती है लगभग इस टेम्परेचर पर होती है, मतलब ये वेफर फेज में होती है। तो वेफर फेज में क्या होगा, इसमें इस मॉलिक्यूल में जितने भी प्रकार के बंध होंगे वो सभी बंध टूट जाते हैं। दो प्रकार के बंध होंगे, एक होता है कार्बन हाइड्रोजन बंध, 1 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, एक होता है 2 डिग्री कार्बन एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड। तो अगर इन सभी बंध का हम समांश विखंडन करें तो आप देखेंगे यहां पर इस केस में एक तो ये वाला मूलक बनता है, 1 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक बनता है, एक उसके अलावा ये 2 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक बनता है, प्लस एक इसके अलावा यहां पर CH3 मुक्त मूलक भी बनता है, और एक लास्ट में CH3CH2 डॉट, मतलब मैथिल मुक्त मूलक भी बनता है और एथिल मुक्त मूलक भी बनता है। कैसे? कार्बन कार्बन के समांश विखंडन के कारण, और इन्हीं सभी से NO2 जुड़ जाता है। तो ये बनेगा 1 नाइट्रोप्रोपेन, ये यौगिक देगा 2 नाइट्रोप्रोपेन, इसमें बनता है नाइट्रो मीथेन और ये बनता है नाइट्रोइथेन। इस प्रकार के ये 4 प्रकार के उत्पाद बनते हैं। अच्छा, इसमें खास बात ये भी है, ये भी याद रखना, ये जो यौगिक होता है इसका प्रतिशत होता है 25%, सबसे ज्यादा ये होता है अराउंड 40%, ये याद रखना, ठीक है। ये 40% होता है और ये होता है 10%, सबसे कम मात्रा इसकी होती है, और ये होता है अराउंड 25%। तो वैसे तो ये जो प्रतिशत मात्रा मैंने लिखी है ये इतना तुम्हें कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी याद रखो कि इन सब में से जो मेजर होता है वो 2 नाइट्रोप्रोपेन वाला यौगिक मेजर होता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया हुई यहां पर नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। चलिए, इसी के बाद एक और अभिक्रिया हम यहां पर लेते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन सल्फोनेशन ऑफ एल्केन, एल्केनों का सल्फोनेशन या सल्फुरीकरण, ठीक है। एल्केनों का सल्फुरीकरण क्या होता है, देखो इसमें एल्केन की अभिक्रिया करते हैं सांद्र H2SO4 से, ये भी उच्च ताप की उपस्थिति में, और इसमें भी बनता है यहां पर RSO3H+, वाटर मॉलिक्यूल यहां से लीव करता है। इस यौगिक का नाम होता है एल्केन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये नाम लिख लेना, एल्केन सल्फोनिक एसिड। अब इसका भी मैकेनिज्म हम लोग यहां पर देख सकते हैं, देखिए क्या मैकेनिज्म होगा इसका, ये हमने लिखा। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, बोलो। तो जो अभिक्रिया विधि यहां पर, जो क्रिया विधि नाइट्रेशन की थी वही लगभग इसकी भी होती है, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं होता है। तो इस केस में भी क्या होगा, उच्च ताप पर क्या होगा, यहां पर देखो सल्फर और ऑक्सीजन ही ऐसा बॉन्ड है, मतलब ये दोनों ही जिनमें विद्युत ऋणताओं का अंतर कम होता है। तो इस वाले बॉन्ड का यहां से समांश विखंडन होगा, समांश विखंडन होगा तो क्या बनेगा, ये बनता है OH डॉट प्लस यहां पे बनता है SO3H डॉट। अब देखो फिर से वही बात, सल्फर के मुकाबले ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, साइज भी कम होती है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ये वाला मुक्त इलेक्ट्रॉन ये अस्थायी होता है। अस्थायी होगा तो इसी का आक्रमण पहले एल्केन पर होता है, तो यहां पर RH पर अटैक होगा OH डॉट का, ठीक है। तो इसमें पहले क्या बन जाएगा, वही H2O बनेगा और फ्री कौन होगा, R डॉट फ्री होगा। अब ये जो R डॉट फ्री होगा
इसका अटैक होगा किस पर, SO3H पर, से कंपाउंड बन जाता है RSO3H, एल्केन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसका भी हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल अब मैंने लिया CH3 एंड H। ठीक है, यहां पर लिखा सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया कर रहे हैं। अब देखो ये एग्जांपल लेने का रीजन क्या है, इस केस में यहां पर ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है और ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, और हमें पता है कि मुक्त मूलक का स्थायित्व अगर हम देखें तो 3 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक का स्थायित्व 1 डिग्री से ज्यादा होता है। इसलिए इस केस में यहाँ पर मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है इस प्रकार का यौगिक। ठीक है, तो याद रखो ये हुआ एल्केनों का सल्फोनीकरण। अच्छा, नाइट्रेशन हो या सल्फोनेशन अभिक्रिया हो, ये दोनों ही मुक्त मूलक प्रतिस्थापनी अभिक्रिया का उदाहरण है। ये भी याद रखना, ये दोनों ही मुक्त मूलक प्रतिस्थापनी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ सल्फोनेशन ऑफ एल्केन के बाद। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोरोसल्फोनेशन, जो कि एक नेम रिएक्शन भी है और उस अभिक्रिया का नाम होता है रीड रिएक्शन। चलिए ठीक है, इसके बाद हम रीड रिएक्शन की बात करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट रिएक्शन रीड अभिक्रिया, इसका एक नाम और होता है क्लोरोसल्फोनीकरण। क्या होती है ये रिएक्शन, इंपोर्टेंट हो सकती है, याद रखना। अगर RH एल्केन की अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में क्लोरीन भी अगर लें और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, या यूं कहें कि पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, तो इस केस में कंपाउंड बनता है RSO2Cl प्लस साथ में HCl भी अलग हो जाता है। अब ये अभिक्रिया, अच्छा इसका नाम होता है एल्केन, इसका नाम होता है एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड, ये नाम भी याद रखेंगे। इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम होता है क्लोरोसल्फोनीकरण। ठीक है, देखो अभिक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले यहां पर क्या होगा, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में इसका समांश विखंडन होता है, जिससे बनता है क्लोरीन मुक्त मूलक। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक होता है, ये क्लोरीन मुक्त मूलक अब किस पर अटैक करता है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड पर अटैक करेगा। ये यहाँ पर लिखा, तो इस मूलक की उपस्थिति में यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड होता है, इस पाई बॉन्ड का क्या होता है, समांश विखंडन। तो क्या होगा, एक बनेगा S डॉट, एक बनेगा O डॉट। अब यहाँ पर इस केस में जो O डॉट होता है, देखो सल्फर और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, इसका हमने यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज करा, तो हमें पता है इस केस में ऑक्सीजन की बदुरिणता सल्फर से, मतलब बहुत ज्यादा इतना फर्क नहीं होता है, तो इसमें समांश विखंडन होगा। तो बनेगा क्या, O डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट। तो इसमें जो क्लोरीन होता है ये बॉन्ड बनाता है सल्फर से, और O डॉट यहाँ पर एज इट इज रहता है। अच्छा, एक चीज और समझना, ये जो RH होता है, इस RH पर भी अटैक किसका होगा, ऐसे ही दूसरे क्लोरीन मुक्त मूलक का, ये भी अटैक करके यहाँ पर HCl बनाता है और साथ में क्या बनाएगा, R डॉट। तो ये वाला जो R डॉट होता है, ये R डॉट अब इस ऑक्सीजन वाले, इस वाले क्लोरोसल्फोनाइल मुक्त मूलक से ये अभिक्रिया करता है इस प्रकार से। क्या मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूं, अब ये दोनों बॉन्ड बनाकर यहाँ पर यौगिक बनाते हैं कुछ इस प्रकार का। ये लिखा ROS डबल बॉन्ड OCl। अच्छा जी, इसको याद रखना, जब इसको लिखा जाता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है RSO2Cl। तो ऐसा लिखने से क्या लगता है कि जो R है, जो कार्बन है, वो सल्फर से जुड़ा हुआ है, गलत है। यहां पर जो R होता है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है। फॉर्मूला लिखते वक्त हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, बट हकीकत में वैसे तुम्हें याद होगा, जैसे हम लोग लिखते हैं CH3Cl, लिखते हैं क्लोरोमीथेन, कई जगह हम इस यौगिक को लिखते हैं, तो यहाँ पर C और Cl के बीच में कौन आ रहा है, हाइड्रोजन। तो क्या बताइए, कार्बन और क्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन होते हैं क्या, नहीं होते हैं। कार्बन का बॉन्ड सीधा क्लोरीन से जुड़ा रहता है। तो लिखते वक्त कैसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमें रियल में जो स्ट्रक्चर है वो भी पता होना
चाहिए कि रियल में R से O जुड़ा होता है। तो इस केस में यहां पर बनता है एल्केन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब देखो इस केस में यहां पर, अच्छा याद रखना ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का, इस यौगिक का जो मेनली यूज है वो है डिटर्जेंट बनाने में। डिटर्जेंट बनाने में ये वाला जो यौगिक होता है ये रॉ मटेरियल का काम करता है, ये याद रखना। चलो ठीक है, अब अगर इस पर वापस इसकी अभिक्रिया अगर वापस सनलाइट से करें, सनलाइट से करेंगे तो क्या होगा, SO2 यहाँ पर एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, इस बॉन्ड का समांश विखंडन होगा, इस बॉन्ड का भी समांश विखंडन होगा, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन O के पास भी आएगा, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास भी आएगा, दोनों शेयरिंग करके पाई बॉन्ड बनाकर यहां से SO2 अलग कर देते हैं और समांश विखंडन से बनेगा R डॉट। इस समांश मतलब इस प्रकार से ये बॉन्ड टूटेगा, इस प्रकार से यहां का भी बॉन्ड टूटेगा, तो इससे तो अलग हो जाएगा SO2 और जो R डॉट बनता है वो Cl डॉट से बॉन्ड बनाकर यौगिक बनाता है RCl। तो कहने का मतलब जो रीड अभिक्रिया है, इस क्रिया से हम RCl मतलब एल्किल क्लोराइड भी बना सकते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर रीड्स अभिक्रिया, नाम क्या, क्लोरो सल्फोनेशन। चलिए ठीक है, तो ये भी अभिक्रिया जो है ये भी मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा ही हो रही है, ये भी याद रखना है आपको। इसके बाद अब यहां पर देखिए, एक बार मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हम लोग जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है। इस वक्त हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बन मुक्त मूलक। तुमने देखा होगा शुरू 2-3 लेक्चर पहले से हम लोग कार्बन मुक्त मूलक की ही बात कर रहे हैं। पहले हमने जनरेशन पढ़ा था, फिर हमने मुक्त मूलक की अभिक्रियाएं पढ़ी थी, फिर हमने वो कार्बनिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी जिसमें कार्बन मुक्त मूलक बनता है मध्यवर्ती के रूप में, जैसे वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग, वुलमान के बाद हमने पढ़ा था फ्रैंकलिन रिएक्शन, फिर हमने कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था, उसके बाद हुंसडीकर रिएक्शन, हुंसडीकर के बाद फिर हमने पढ़ा था पिनेकॉल फॉर्मेशन, पिनेकॉल फॉर्मेशन के बाद फिर हमने पढ़ा था फोटो हैलोजिनेशन। ये सारी वे अभिक्रियाएं हैं जिसमें कार्बन मुक्त मूलक बनता है। ठीक है, अब इसमें एक खास बात और समझने की ये है कि ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें कुछ अभिक्रियाएं एल्केनों की, कुछ अभिक्रियाएं एल्केनों की क्रिया विधि मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी हैं जिसमें एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां पर अब जैसे एल्केनों का निर्माण होता है, जैसे वुड्स रिएक्शन में हम एल्केन बनाते हैं, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में एल्केन बनाते हैं, लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एल्केन से इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। तो ये अभिक्रियाएं एल्केनों की रासायनिक क्रिया विधि है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद एल्केनों की और भी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जैसे मुक्त मूलक बनता है, उसकी भी हम अभी बात करेंगे। ये देखिए, इसी क्रम की अब नेक्स्ट रिएक्शन, नाम है इसका हाइड्रोफॉर्मिंग। इस रिएक्शन के कई सारे नाम हैं। देखो, एक नाम इसका होता है हाइड्रोफॉर्मिंग, हिंदी में भी एक आ जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं हाइड्रोसंभवन, हाइड्रोसंभवन लिख लेना। एक नाम होता है इसका एरोमेटाइजेशन मतलब एरोमेटिकरण, एक नाम होता है रिफॉर्मिंग, ये भी इसका एक नाम होता है, याद रखना, रिफॉर्मिंग भी बोलते हैं, और एक नाम और होता है डीहाइड्रोजिनेशन मतलब विहाइड्रोजनीकरण। ये वी का मतलब क्या होता है, हमने बोला डी को हिंदी में बोलेंगे विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजनीकरण, और हाइड्रोजन निकल रहा है तो विहाइड्रोजनीकरण। इसी प्रकार से अगर किसी अभिक्रिया में CO2 जुड़ रहा है तो कार्बोक्सिलीकरण, और CO2 निकल रहा है तो विकार्बोक्सिलीकरण। तो ये नाम थोड़ा याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा जानकर के इसको इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, तो ये नेमिंग भी तुमको आना चाहिए। ठीक है, हिंदी में बोल ही रहा हूं तो हिंदी भी आप लिखते चले जाओ। अब देखो इस रिएक्शन की खासियत क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे एल्केन जिसमें कम से कम 6 कार्बन उपस्थित हो, जैसे ये यौगिक मैंने लिखा, इसका नाम होता है नॉर्मल हेक्सेन। तो अगर इस यौगिक की अभिक्रिया Al2O3 प्लस Cr2O3 से कराते हैं उच्च ताप पर, तो इसमें से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं।
कैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अलग होंगे, यहाँ पे कौन होगा CH3 और यहाँ पर भी कौन होगा CH3 और यहाँ पे सभी जगह CH2 CH2 CH2। तो एक H यहाँ से हटता है, एक H यहाँ से हटता है और दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बनाकर पहले बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन। और ये साइक्लोहेक्सेन भी सेम इसी अभिक्रिया से आगे अगर हम इसको बढ़ाएं, मतलब इसको अगर हम आधिक्य में लें और सेम कंडीशन में रिएक्शन कराएं, तो अब क्या होता है, यहां से हर एक कार्बन से एक एक H अलग होकर अल्टीमेटली इसमें यौगिक बनता है बेंजीन। तो कुल मिलाकर अगर हम N हेक्सेन लेते हैं तो अल्टीमेटली कंपाउंड क्या बनता है, बेंजीन। ये याद रखना। ओके, इसके बाद देखो सेकेंड एग्जांपल में मान लीजिए हमें इसमें एक कार्बन और बढ़ा दें, मतलब एक कार्बन यहां पर और बढ़ा दें, तो ये यौगिक हो जाता है N हेप्टेन। अगर सेम यही अभिक्रिया इसके साथ कराई जाए तो इस केस में बताइए क्या यौगिक बनेगा। तो इस केस में देखो यहां पर मुक्त मूलक और यहां पर मुक्त मूलक बनेगा, तो अल्टीमेटली इस केस में तुम्हें याद रखना है यहां पर अल्टीमेटली यौगिक बनता है ये CH3 और यहां पे कौन, बेंजीन। तो इसमें तो मुख्य उत्पाद बना बेंजीन, इसमें बनता है टोल्यूइन। इसी प्रकार से अगर इसमें एक कार्बन और बढ़ा दें, अब एक कार्बन और कैसे बढ़ाएं, एक यहां पर बढ़ाओ, एक यहां पे बढ़ा दो, ठीक है, सेम रिएक्शन कंडीशन। तो ये वाला यौगिक हुआ N ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन। अब सेम कंडीशन में अगर इसकी अभिक्रिया करें तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, एक तो क्या यहां पर CH3 आ जाए और यहां पर भी CH3 आ जाए, देन यहां पे डबल डबल डबल, ये यौगिक होता है ऑर्थोजाइलीन, याद रखना इसको। प्लस एक पॉसिबिलिटी और है इसके अंदर, वो क्या, देखो ये बना कैसे होगा, जब यहां पे डॉट आया होगा और यहां पे डॉट आया होगा तो दोनों ने बॉन्ड बना दिया होगा, तो ये बना ऑर्थोजाइलीन। एक संभावना ये भी है कि यहां पर इसमें डॉट बने यहां पे इस कार्बन पर और एक डॉट बने यहां पर, तो ये वाला जब इससे बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या बनेगा, 6 मेंबर की रिंग बनेगी और 6 मेंबर की रिंग से 2 कार्बन बाहर निकल जाएंगे। तो इसमें एक संभावना इसकी भी होती है, इसको बोलते हैं एथिल बेंजीन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने की। ये भी याद रखो। तो कहने का मतलब नॉर्मल हेक्सेन में तो बेंजीन, नॉर्मल हेप्टेन में टोल्यूइन और नॉर्मल ऑक्टेन अगर ले लिया जाए तो उसमें ये 2 प्रकार के यौगिक बनते हैं। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोफॉर्मिंग या फिर एरोमेटिकरण या फिर रिफॉर्मिंग या फिर विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है। चलिए ये अभिक्रिया हुई इसकी कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट और रिएक्शन आती है इसकी, वो है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन हिंदी में बोलते हैं इसको समावैवीकरण। अब समावैवीकरण का मतलब क्या है, ऐसे यौगिक जिसमें जैसे कम से कम 4 कार्बन का एल्केन हो, इसकी अभिक्रिया कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 प्लस साथ में एसिड लिया जाता है। एसिड का मतलब या तो HCl लेते हैं या फिर H2SO4 भी लेते हैं। एक चीज मैं तुम्हें और बता दूं कि ये जो अभिक्रिया है इनका मैकेनिज्म बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी इनमें से क्वेश्चन नहीं आया है, तो इनके मैकेनिज्म पर हमें ध्यान भी नहीं देना है। बस ऐसे केसेस में डायरेक्टली याद रखो कि अगर एल्केन है और AlCl3 HCl है तो हमें बनाना क्या है, बस ये याद रखो। तो देखो यहां पर दे रखा है आइसोमेराइजेशन, मतलब समावैवीकरण। अब तुम्हें पता है कि समावैवी होते क्या है, समावैवी वे 2 अलग अलग यौगिक होते हैं जिनका अणुसूत्र तो समान हो लेकिन उनके गुण अलग अलग हो, ठीक है। तो यहां पर अब नाम ये भी यही है, समावैवीकरण, मतलब समावयवियों का बनना। तो समावयव का बनना मतलब जो हमने यहां पर
अभिकारक लिया है और जो उत्पाद होगा दोनों का जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, बस संरचना अलग अलग हो जाएगी। तो अगर एन ब्यूटेन हमने लिया है तो इस केस में यहां पर क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन बन जाएगा, मतलब श्रृंखला बन जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से अगर 5 कार्बन का ले लिया जाए, ये अगर हम ले लें नॉर्मल पेंटेन ले लें, ये हमने लिखा यहां पर एन पेंटेन, तो इसका अगर हम समावेदीकरण करें तो क्या करेंगे, ब्रांचिंग बना दो बस, ये बन जाएगा आइसोपेंटेन। इसी प्रकार से अगर यही अभिक्रिया आइसोपेंटेन से कराई जाए, सेम अभिक्रिया, तो जितने हो सके उतने यहां पर बस जो ब्रांचिंग है वो बनाते चले जाओ। तो आइसोब्यूटेन कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, आइसोपेंटेन कन्वर्ट हो जाएगा नियोपेंटेन में। इसी प्रकार से अगर ये वाला यौगिक दे रखा हो, मतलब तुम्हें यहां पर दे रखा है टोटल कितने कार्बन है, 6, ये आइसोहेक्सेन है। अब आइसोहेक्सेन की सेम अभिक्रिया करें तो यहां पर इसके इस प्रकार के दो उत्पाद इसमें बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है, मतलब जो एक ब्रांच, ये तो एक ब्रांच ऑलरेडी है ही सी, ये तो रहेगी रहेगी। एक ब्रांच यहां से हम और बना सकते हैं, तो वो ब्रांच या तो दोनों सेम कार्बन पर हो जाए या फिर दोनों अलग अलग कार्बन पर हो जाए। तो इस वाले केस में ये भी उत्पाद बनेगा एंड ये भी उत्पाद बनेगा। आई बात समझ में, चलिए ठीक है। तो ये हमने 2 रिएक्शंस कंप्लीट करा, एरोमेटिकरण एंड आइसोमराइजेशन। इसके बाद अब हम लेंगे यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए अब इसमें देखिए नेक्स्ट एल्केनों की रासायनिक अभिक्रिया में नेक्स्ट अभिक्रिया है ऑक्सीडेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। अब देखिए एल्केनों का जो ऑक्सीकरण होता है उसके नाम थोड़े से अलग अलग हैं, उन नामों को तुम्हें समझना पड़ेगा। जैसे पहला होता है कंट्रोल्ड, मतलब नियंत्रित ऑक्सीकरण। तो इसमें यहां पर क्या करते हैं, जैसे मिथेन है, मिथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करते हैं और मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको रेड हॉट फेरिक ट्यूब, मतलब आयरन की ट्यूब होती है, उसको इतना गर्म कर देते हैं कि उसका रंग लाल हो जाए, तो उसको बोलते हैं हिंदी में रक्त तप्त आयरन ट्यूब। तो इंग्लिश में मैंने लिखा है रेड हॉट एफई ट्यूब। तो मिथेन और ऑक्सीजन को जब रेड हॉट फेरिक ट्यूब में से जब पास करते हैं तो इसके ऑक्सीकरण से बनता है CH3OH। ठीक है, यहां पर एक चीज समझना, जैसे मैं तुमको ये वाला यौगिक दूं, इसको समझना, CH4 से मैंने बनाया CH3OH, तो मिथेन से मिथेनॉल का बनना ऑक्सीकरण। किस प्रकार का ऑक्सीकरण तुमको याद है, ऑक्सीकरण 2 प्रकार से होता है। एक तो ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण होता है और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना। तो यहां पर इससे इसका ऑक्सीकरण कौन सा, ऑक्सीजन से जुड़ने वाला। अच्छा, मिथेनॉल से अगर मैं H2 हटा दूं तो ये बनेगा HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड। तो अल्कोहल से एल्डिहाइड का बनना भी ऑक्सीकरण, क्यों, इसमें भी H2 अलग हो रहा है। तो यहां पर 2 प्रकार का ऑक्सीकरण है। एक तो ऑक्सीजन का जुड़ना, जिसको मैं बोल सकता हूं A टाइप ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण है, उसको मैं नाम दे सकता हूं B टाइप ऑक्सीकरण। तो इसको याद रखना, मेथेन से अल्कोहल का बनना A टाइप ऑक्सीकरण और अल्कोहल से एल्डिहाइड का बनना B टाइप ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं इसमें और ऑक्सीजन जोड़ दूं, ऑक्सीजन जोड़ने से क्या बनेगा, HCOOH, ये बना फॉर्मिक एसिड। तो एल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड का बनना, ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है, इसमें 1 ऑक्सीजन है, उसमें 2 ऑक्सीजन है, तो एल्डिहाइड से एसिड का बनना A टाइप ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इससे इसका बनना A टाइप ऑक्सीडेशन, इससे इसका बनना B टाइप ऑक्सीडेशन, और इससे इसका बनना फिर से A टाइप ऑक्सीडेशन है, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो ये मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब देखो, तो यहां पर मिथेन से ये बना, तो ये क्या हुआ, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। एक नाम और हो सकता है, क्योंकि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम इसको कर रहे हैं, तो इसका एक नाम और हो सकता है, वो है उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण, याद रखना। इसी प्रकार से मीथेन की भी क्रिया ऑक्सीजन से करें, लेकिन मोनिप्लेटिनम ऑक्साइड के बैलेंस में करें तो इसमें यौगिक बनता है फॉर्मल्डिहाइड। मीथेन से सीधा फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनको डायरेक्टली याद रखना
और इसके मैकेनिज्म वगैरह को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होती तो मैं बता देता। आई बात समझ में? ठीक है। इसी के बाद एक यहां पर ये लिया जाए मैग्नीज एसीटेट लिया जाए, और इथेन अगर मॉलिक्यूल ले रखा है तो बनता है CH3COOH, डायरेक्टली एसिड। ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला ऑक्सीकरण होता है अम्लीय ऑक्सीकरण, क्योंकि यहाँ पर KMnO4 लेते हैं, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो ये वाली अभिक्रिया वे ही अल्केन शो करते हैं जिसमें 3 डिग्री कार्बन पर एक हाइड्रोजन उपस्थित हो। देखो ये वाला कार्बन क्या है, ये सारे 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री, 1 डिग्री। ये वाला कार्बन कैसा है, ये 3 डिग्री कार्बन है। तो वही अल्केन जिसमें 3 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन उपस्थित हो, वही ये अभिक्रिया शो करेंगे, मतलब उन्हीं का ऑक्सीकरण KMnO4 के द्वारा होता है। तो इसमें उत्पाद बनता है, यहां पर V क्या होगा, C और H के बीच में कौन आ जाएगा, O। तो कंपाउंड बनता है 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। चलिए ये हुआ। इसी के बाद एक और टाइप का ऑक्सीडेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। कंबशन का मतलब इसका हिंदी में बोलेंगे पूर्ण दहन, मतलब जला देना। तो किसी का अगर हम कंबशन करते हैं तो वो भी एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही है, ये भी याद रखना। ठीक है। तो यहां पर देखो इसमें CnH2n+2 ये क्या होते हैं, ये होते हैं एल्केन। अब देखो यहां पे लिखा है कंप्लीट, मतलब पूर्ण दहन। तो एल्केनों के पूर्ण दहन के लिए 3n+1/2 इतना ऑक्सीजन होना चाहिए, इतना कम से कम इतना ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर इससे कम ऑक्सीजन हमने दिया तो फिर वो अपूर्ण दहन कहलाएगा, याद रखना। चलो ठीक है, पहले हम पूर्ण दहन की बात कर रहे हैं, फिर हम अपूर्ण दहन की बात भी करेंगे, याद रखना। तो देखो, तो यहां पर n क्या है, n यहां पर है कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो याद रखो इसमें बनता है n मॉलिक्यूल ऑफ CO2, मतलब जितने कार्बन है Cn, n का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या। तो जितने कार्बन परमाणु होते हैं उतने ही CO2 बनते हैं, प्लस n+1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जितने कार्बन है उससे एक ज्यादा वाटर का मॉलिक्यूल भी बनता है। तो एल्केनों के पूर्ण दहन में CO2 गैस और H2O भी बनता है। ठीक है। एक एग्जांपल यहां पर ले सकते हैं हम लोग, जैसे मैं ले सकता हूं, ये मैंने लिखा CH4। अब बताओ CH4 के लिए n का वैल्यू कितना आया, 1। अब ये वैल्यू सब में पुट करो, तो यहां पर 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 2। तो मीथेन के कंप्लीट कंबशन के लिए ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होना जरूरी है, और जब अभिक्रिया करेंगे तो बनता है CO2, एक मॉलिक्यूल CO2 का एंड 2 मॉलिक्यूल वाटर के, ये बनता है। ठीक है। ये हुआ इसका कंप्लीट कंबशन। अब लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन में क्या है, यहां पर मीथेन के कंप्लीट कंबशन के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए थे, ऑक्सीजन के 2 अणु चाहिए थे। अगर ऑक्सीजन का एक ही अणु दिया जाए तो उस केस में बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन अगर मान लो इस केस में यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बहुत कम हो, बहुत ही कम हो, तो उस केस में बनता है सिर्फ कार्बन, इसको बोलते हैं कार्बन ब्लैक, और साथ में बनता है H2O। तो कहने का मतलब अगर इतना ऑक्सीजन दे दिया जाए पूर्ण दहन तो CO2 गैस बनती है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, और अगर ऑक्सीजन की मात्रा और भी कम हो, बहुत ही कम हो, तो फिर बनता है कार्बन ब्लैक, ये बनता है। ठीक है। तो ये हुई अल्कीनों की यहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब इसके बाद अल्कीनों की एक अभिक्रिया और होती है जिसको बोलते हैं पायरोलिसिस। इंग्लिश में एक नाम और होता है थर्मल क्रैकिंग, और हिंदी में बोलते हैं ताप अपघटन। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए ये अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या होता है देखो, इस केस में यहां पर ये मॉलिक्यूल लेते हैं CH2H, इस मॉलिक्यूल का नाम इथेन। अगर इथेन की अभिक्रिया हाई टेम्परेचर पर, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं, मतलब इन यौगिकों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इस ताप तक गर्म करते हैं,
तो देखो अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति ले लिया जाए तो फिर तो इनका दहन हो जाएगा, लेकिन इनको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति जरूरी होती है। तो इसमें तोड़ने पर क्या होता है, यहां से इनका समांश विखंडन होता है। तो जब ये टूटेगा बॉन्ड, समांश विखंडन होगा, तो एक मुक्त मूलक यहां पर आएगा और एक मुक्त मूलक यहां पर भी आएगा, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड। तो इसमें यहां पर बनते हैं असंतृप्त यौगिक। कहने का मतलब इस अभिक्रिया से हम संतृप्त यौगिकों से असंतृप्त यौगिक बना सकते हैं। देखो इस मॉलिक्यूल का DOU क्या होगा, जानते हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 था, अब कितना हो गया 1। तो जैसे जैसे DOU बढ़ेगा मतलब उसमें से H2 अलग होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक अभिक्रिया और होती है CH3 CH2 CH3। अगर इसके साथ भी सेम यही ट्रीटमेंट करें, वापस इसी ताप पर इसको भी हीट करें, तो इस केस में यहाँ पर उत्पादों का मिक्सचर बनता है। क्या मिक्सचर बनता है, सबसे पहले तो जितने कार्बन हैं उतने ही कार्बन का एल्कीन। तो जब एल्केन से एल्कीन बनेगा तो साथ में H2 भी निकलता है, ठीक है। उसके अलावा इस ताप पर जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं वो कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कार्बन बॉन्ड यहाँ बीच में से टूट गया, तो इधर 2 कार्बन और इधर 1 कार्बन, तो इधर 2 कार्बन का बनता है असंतृप्त यौगिक इथीन, और साथ में बनता है इधर 1 कार्बन का मीथेन। तो याद रखना ताप अपघटन में क्या होगा, जो हायर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उन्हें हम लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हुई एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज यहां पर। इसके बाद एल्केन के केस में, एल्केन के केस में यार ना थोड़े बहुत इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभार 12th बोर्ड के एग्जाम में भी वो आ जाते हैं, या फिर अगर मेंस की बात करें तो मेंस में भी कभी कभार वो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पर सब चीज पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो चलिए इसके बाद अब मैं उन्हीं कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स की बात करूंगा। हाँ तो बच्चों, अब एल्केनों की रासायनिक अभिक्रिया के बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, थ्योरेटिकली पॉइंट्स हैं, जो एल्केन के लिए बहुत जरूरी है, मतलब इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं, कभी कभार इनमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी सब हमें अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे यहां पर पहला मैंने लिखा CH4। CH4 का वैसे तो नाम होता है मीथेन, लेकिन याद रखो इसका एक नाम और होता है मार्श गैस, क्योंकि ये मार्शी एरिया से मिलता है। मार्शी एरिया का मतलब दलदली एरिया से मिलता है, इसलिए इसको मार्श गैस भी कहते हैं। इसी तरह से एक और यहां पे देखो कैलोर गैस। कैलोर गैस होता है मिक्सचर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन का और आइसोब्यूटेन का जो मिश्रण होता है इसको बोला जाता है कैलोर गैस। अब ये सब थ्योरेटिकली चीजें हैं, तुम्हें याद होना चाहिए। क्वेश्चन बन सकता है कैलोर गैस होता है और 4 ऑप्शन तुम्हें दे रखे होंगे, तो जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन का जो मिश्रण होता है वो कैलोर गैस होता है। ऐसे ही सबसे तुमने सुना होगा नाम फेमस एलपीजी गैस जो होती है, कुकिंग गैस भी इसको बोला जाता है। और एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब ये क्या होती है, ये तो इसका नाम हो गया लिक्विड ये होता है मिक्सचर किसका, लिक्विड प्रोपेन का, मतलब प्रोपेन एंड आइसोब्यूटेन। तो देखो आइसोब्यूटेन एंड एन-ब्यूटेन तो कैलोर गैस, लेकिन अगर आइसोब्यूटेन के साथ में प्रोपेन ले लें और लिक्विड फॉर्म में ले लें तो मतलब हाई प्रेशर पर इन गैसेस को लिक्विड में चेंज कर देते हैं। तो ये जो लिक्विड होता है इसको कहा जाता है एलपीजी। कुकिंग गैस भी इसका नाम होता है, याद रखना। ऐसे ही एक और आता है प्राकृतिक गैस, नाम सुना होगा नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में क्या क्या होता है, 80% तो होता है मीथेन, 10% होता है इथेन, उसके बाद 10% होता है प्रोपेन, मतलब मीथेन इथेन और प्रोपेन का मिक्सचर, बट रेशो अलग अलग होता है। ये 80%, ये 10%, ये भी 10%, और इसके साथ में कुछ स्मॉल अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में H2 भी होती है, N2 भी होती है और CO2 भी होती है। तो अगर इस पे क्वेश्चन आए और अगर ये ना दे रखा हो तो कोई टेंशन नहीं है, हमें मेनली याद क्या रखना है, मीथेन इथेन एंड प्रोपेन। और ये जो प्रतिशत मात्रा है ये भी तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है एक और वाटर गैस, ये नाम सुना होगा तुमने वाटर गैस।
ये कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का मिश्रण होता है और दोनों 1:1 के रेशो में होती है। ठीक है, वाटर गैस। इसी तरह से एक नाम और होता है सिंथेसिस गैस। सिंथेसिस गैस का मतलब CO+3H2, मतलब मिश्रण यही है, बस रेशो का फर्क है। यहां पर 1:1 का रेशो, यहां 1:3 का रेशो है। इसको बोलते हैं सिंथेसिस गैस। ठीक है, संश्लेषित गैस है। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी जो तुम्हें पता होनी चाहिए। एक यहाँ पर ये चीज है, ये चीज भी समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली क्या होता है, एल्केन हम जो पढ़ते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, 10 कार्बन का एल्केन, 15, 20, 30, 40, कई सारे कार्बन के ऐसे बहुत कार्बन चेन होती है। तो ये सब पेट्रोलियम उत्पाद है। मतलब जब इनका प्रभाजी आसवन करते हैं, जो तुमने सुना होगा कि जो कुएं वगैरह होते हैं, तेल के कुएं वगैरह, जो कच्चा तेल होता है, उस कच्चे तेल में ये सब होते हैं। तो प्रभाजी आसवन के द्वारा इनको अलग अलग सेपरेट किया जाता है। आई बात समझ। और प्रभाजी आसवन के द्वारा जो अलग करते हैं वो इनके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर करते हैं। ठीक है, तो उस बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर ये इस प्रकार की हमें एक रेंज मिलती है प्रभाजी आसवन में। क्या? बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के कंपाउंड, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, और उसके बाद 400 से ऊपर वाले जो द्रव होते हैं वो अवाष्पशील होते हैं। जैसे पेट्रोल वगैरह है, या पेट्रोल को आप खुला छोड़ दो उड़ जाते हैं, तो पेट्रोल कैसा द्रव है? वाष्पशील है। तो इसके आगे वाले जो होते हैं वो अवाष्पशील द्रव होते हैं, नॉन वोलेटाइल लिक्विड। तो देखो 20 डिग्री से कम बॉइलिंग पॉइंट वाले जो होते हैं वो होते हैं C1 से लेकर C4 वाले यौगिक, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ब्यूटेन के 2 यौगिक, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो ये सब आते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम वाले, और ये होते हैं नेचुरल गैस एंड पेट्रोकेमिकल। ठीक है, उसके बाद 20 से लेकर 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट वाले आते हैं C5 से लेकर C7 तक के, मतलब पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, और ये होते हैं विलायक, सॉल्वेंट के रूप में इनका यूज होता है। ये हम यूज की बात कर रहे हैं। भाई नेचुरल गैस का यूज क्या है? नेचुरल गैस तो भी ये तो एक तरह से गैस होती है, कुकिंग वगैरह में कई चीजों में काम में लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर ये इनका यूज होता है सॉल्वेंट, विलायक के रूप में। जैसे तुमने सुना होगा हेक्सेन जो होता है एक बहुत अच्छा विलायक होता है। उसके बाद 100 से लेकर 200 डिग्री से, तो ये आते हैं C15 से लेकर C12 तक। ठीक है, अब तुम कहोगे कि यहाँ पर भी C5, यहाँ पर भी C5, तो भाई 5 कार्बन में भी तो अलग अलग समावेशी होते हैं। 5 कार्बन का मतलब पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो तुम्हें याद होगा जितनी ज्यादा श्रृंखलाएं बनेगी, जितना ज्यादा शाखित होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका उतना ही कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं, ये कौन से? ये शाखित वाले हैं, जबकि यहाँ पर ये अशाखित हैं। तो C5 से लेकर C12 तक जो यौगिक होते हैं वो गैसोलीन की कैटेगरी में आते हैं। गैसोलीन का मतलब पेट्रोल की कैटेगरी में आते हैं ये। जैसे तुमने एक नाम कंपाउंड सुना होगा आइसो ऑक्टेन, सुना होगा नोमेनक्लेचर में। आइसो ऑक्टेन क्या है? पेट्रोल है। और एक और यौगिक होता है नॉर्मल हेप्टेन, 7 कार्बन की अशाखित श्रृंखला नॉर्मल हेप्टेन, ये भी पेट्रोल होता है। जिसमें आइसो ऑक्टेन तो बहुत अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल माना जाता है। ठीक है, और पेट्रोल की जो क्वालिटी होती है इसको हम ऑक्टेन नंबर से बताते हैं। जितना ज्यादा अधिक ऑक्टेन नंबर होगा वो पेट्रोल उतना ही अच्छी क्वालिटी का होता है। जैसे मान लीजिए, मतलब पेट्रोल बेसिकली क्या होता है? आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन का मिश्रण होता है। अब मान लीजिए किसी के अंदर 90% आइसो ऑक्टेन है और 10% नॉर्मल हेप्टेन है, तो इसका जो ऑक्टेन नंबर होगा वो होगा 90 इसका ऑक्टेन नंबर होगा। आपसे कहा जाए ऑक्टेन नंबर 95 है, इसका मतलब क्या हुआ? तो 95 ऑक्टेन नंबर का मतलब है कि 95% तो उसमें आइसो ऑक्टेन है और 5% उसमें नॉर्मल हेप्टेन है। तो जो ऑक्टेन नंबर होता है वो आइसो ऑक्टेन की मात्रा से डिसाइड होता है, और जितना अधिक ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही उस पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर C15 से लेकर C12 तक के जो यौगिक होते हैं वो गैसोलीन की कैटेगरी में आते हैं। गैसोलीन का मतलब पेट्रोल। 200 से लेकर 300 डिग्री तक के यौगिक ये होते हैं C12 से लेकर C। भाई तुम्हें याद होगा एल्केनो का बॉइलिंग पॉइंट। एल्केनो का बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे
बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की रेंज भी बढ़ती चली जा रही है। तो 200 से लेकर 300 वाले C12 से C18 इस कैटेगरी में आते हैं। केरोसिन या फिर जेट फ्यूल भी होता है इसके अंदर। 300 से लेकर 400 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट वाले C12 एंड हायर 12 कार्बन और इसके उच्च वाले यौगिक ये डीजल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है? पेट्रोल का। उससे ज्यादा में केरोसिन आता है और उससे ज्यादा डीजल का होता है। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन वोलेटाइल लिक्विड, अवाष्पशील द्रव। ये होते हैं C20 और उससे ज्यादा के। ये होते हैं लुब्रिकेंट एंड ग्रीस। जानते हैं लुब्रिकेंट, व्हीकल वगैरह में जो हम लुब्रिकेशन के लिए ऑयल काम में लेते हैं वो ये ऑयल होता है लुब्रिकेशन ऑयल। और ग्रीस भी उसी कैटेगरी का आता है। ग्रीस का काम भी क्या है? लुब्रिकेशन के लिए। ठीक है ना। इसके अलावा फिर आता है नॉन वोलेटाइल लिक्विड, ये भी इसी सेम कैटेगरी का है और ये भी होता है C20 एंड हायर। ये और ज्यादा मतलब वही लगभग सेम कैटेगरी है, बस खाली ब्रांचिंग का फर्क होता है थोड़ा। तो ये आता है वैक्स, पेट्रोलियम जेली, वेस्लिन टाइप का जो हम बोल सकते हैं, और एक टार जो होता है। ये सब हायर कैटेगरी के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है ना। तो एल्केनो का ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इसको आप अच्छे से लिखिए, नोट्स मेंटेन करिएगा और एग्जाम जब आप देने जाएं तो एक बार इसको जरूर रीड कर लेना। अगर इसमें से क्वेश्चन बनता है तो बहुत अच्छी बात है, आसान क्वेश्चन वो होगा। ठीक है ना। तो चलिए, ये एल्केन का हमने वो पार्ट कंप्लीट कर लिया जिसमें कार्बन मुक्त मूलक की हमने बात करी थी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन में हम लेंगे इसकी अपचयन की अभिक्रिया, मतलब एल्केनो का निर्माण की ही हम बात करेंगे, लेकिन दूसरी और रिएक्शंस के द्वारा। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले तो आप 18002121 पर कॉल करें और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।